गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे थे तो हमारा जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रक्रिया है उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिनमें से एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के रूप में हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक यानी कि चक्रीय और अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि ये चक्रीय और अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है इसके परिणाम स्वरूप प्रकाशीय ऊर्जा की सहायता से एसिमिलेटरी पावर या स्वांगीकरण शक्ति के रूप में एटीपी और NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण किया जाता है। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है इसे दो भागों के अंदर बांटा जाता है, जिनमें से एक तो होती है कौन सी, लाइट रिएक्शन, और दूसरी कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन, जिसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन जो होती है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, लाइट रिएक्शन कह देते हैं। और लाइट रिएक्शन का अध्ययन हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था साइक्लिक रिएक्शन के रूप में और नॉन साइक्लिक रिएक्शन के रूप में। और हमने देखा था कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन थी इनके थ्रू जो है वो एसिमिलेटरी पावर जो है इसके रूप में किसका निर्माण हो रहा था, एक तो निर्माण हुआ था एटीपी का और साथ में क्या बने थे, NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण हुआ था। ठीक है, आज अपने बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या किया जाएगा। जो लाइट रिएक्शन यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद है एटीपी और NADPH2 या मैं कहूँ NADPH प्लस H पॉजिटिव, इनका उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाएगा और उसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज आदि का निर्माण किया जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज हम डार्क रिएक्शन के बारे में। अगर डार्क रिएक्शन की हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि डार्क रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है, जो CO2 है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज आदि का निर्माण किया जाता है, उनका संश्लेषण किया जाता है। इसलिए डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेसिस पाथवे अगर कहा जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नाम यूज लेते हैं डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया तो इससे ये अर्थ निकलता है कि इस अभिक्रिया के अंदर सूर्य के प्रकाश का कोई उपयोग नहीं होगा, यानी कि ये सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो हम ये देखते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो प्रत्यक्ष रूप से तो सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं करती, लेकिन इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए भी आवश्यकता किसकी पड़ती है, लाइट रिएक्शन के द्वारा बने हुए एटीपी और NADPH2 जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर एक मिनट के लिए अगर हम ये सपोज करें कि अगर सनलाइट नहीं हो, सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं हो, तो क्या लाइट रिएक्शन संपन्न होगी, और अगर लाइट रिएक्शन संपन्न नहीं होगी तो क्या फिर एटीपी और NADPH2 का निर्माण होगा, और जब एटीपी और NADPH2 बनेंगे ही नहीं तो डार्क रिएक्शन फिर संपन्न किस प्रकार से होगी। तो इसलिए अगर हम डार्क रिएक्शन के लिए बायोसिंथेसिस पाथवे या जैव संश्लेषण पथ जो है वो शब्द उपयोग में लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। चलो अब डार्क रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि अगर बात की जाए डार्क रिएक्शन की खोज की कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो हम कहते हैं कि डार्क रिएक्शन की जो खोज की थी वो की थी सबसे पहले ब्लैकमैन ने। कि जो ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने डार्क रिएक्शन की खोज की थी 1905 के अंदर। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन की खोज किसने की, ब्लैकमैन ने। कब की, 1905 के अंदर। किंतु डार्क रिएक्शन के अंदर संपन्न होने वाली जितनी भी जो बायोकेमिकल
रिएक्शन हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनका डिटेल के अंदर जो अध्ययन किया था वो किया था केल्विन ने। किसने किया था? केल्विन और उनके सहयोगियों ने किया था। और इन्होंने जो है, केल्विन और इनके जो सहयोगी थे, इन्होंने जो है वो डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली जितनी भी जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका डिटेल के अंदर अध्ययन किया और इस पूरे पथ के बारे में इन्होंने बताया। और इसी के लिए इन्हें 1961 के अंदर नोबेल पुरस्कार जो है इसके द्वारा सम्मानित भी किया गया। ठीक है। अब डार्क रिएक्शन जो है, अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की, तो हम ये कहते हैं कि लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर संपन्न होती है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन के स्थान के बारे में कि डार्क रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग के अंदर संपन्न होती है, तो हम ये कहेंगे कि डार्क रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर संपन्न होती है। ठीक है। अब देखते हैं कि डार्क रिएक्शन के अंदर होता क्या है। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है, जो वातावरण से ग्रहण की गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन किया जाता है, अपचयन किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप निर्माण किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज आदि का निर्माण होता है, शर्करा का निर्माण होता है, जिसे बाद में सुक्रोज या स्टार्च आदि के अंदर बदल दिया जाता है। ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर डार्क रिएक्शन के अंदर क्या है, CO2 अथवा कार्बन का स्थिरीकरण किया जाता है, यानी कि फिक्सेशन किया जाता है। और इस क्रिया को संपन्न करवाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जाती है लाइट रिएक्शन के अंदर बनने वाले ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव के द्वारा। यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है, इस डार्क रिएक्शन के अंदर क्या किया जाएगा, CO2 का रिडक्शन किया जाएगा, अपचयन किया जाएगा, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, यानी कि जैसे ग्लूकोज आदि के अंदर। तो इसलिए इसे क्या कहा जा सकता है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण या फिक्सेशन हो रहा है या कार्बन स्थिरीकरण की क्रिया हो रही है। और यहाँ पर जो ऊर्जा सोर्स के रूप में जो उपयोग में लिया जाता है वो किसको लिया जाता है, ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव जो है इसको उपयोग में लिया जाता है। तो एसिमिलेटरी पावर जो है इसके रूप में किसका उपयोग किया गया, ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का उपयोग किया गया। और ये बने कहाँ थे, ये बने थे जो लाइट रिएक्शन थी जिसके रूप में हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन थी उनको जो देखा था उसके अंदर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये डार्क रिएक्शन हो रही है, जिसके अंदर मैंने कहा कि डार्क रिएक्शन के अंदर मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, CO2 को कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करने का। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से पथ जो है वो प्लांट्स के पास उपलब्ध हैं, यानी कि कौन कौन से विकल्प पादपों के पास उपस्थित हैं। तो अगर मैं बात करूं CO2 फिक्सेशन या CO2 स्थिरीकरण के जो पाथ हैं उनके बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि प्लांट्स के अंदर CO2 का फिक्सेशन करने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के अंदर बदलने के लिए जो है वो मुख्य रूप से 3 पथ जो हैं वो होते हैं। कौन कौन से पथ हैं वो 3, जिनमें से पहला जो पथ है उसे हम नाम देते हैं C3 साइकिल, दूसरा पथ जो है उसे हम नाम देते हैं C4 पथ या C4 साइकिल, और तीसरा जो पथ है वो है CAM यानी कि क्रूसलेशियस एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डार्क रिएक्शन के रूप में जो है वो इन तीनों पथों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, जिनमें से पहले हम बात करेंगे C3 साइकिल के बारे में।
इसके बाद में हम बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में और इसके बाद में हम बात करेंगे क्रूसलेशियस एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। चलो तो अब हम बात करते हैं C3 चक्कर के बारे में। C3 चक्कर के बारे में जो डिटेल के अंदर अध्ययन किया था वो केल्विन ने किया था, इसीलिए इसे केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब केल्विन और उनके सहयोगियों ने क्या किया था, इन्होंने अपना अध्ययन किया था जो ग्रीन एल्गी है यानी कि जो हरे शैवाल है, इसके रूप में इन्होंने लिया था एक तो क्लोरेला को और दूसरा लिया था किसको, सैंडेस्मस को। अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन जो थे, इन्होंने केल्विन साइकिल की जो खोज है वो किसके ऊपर अपना अध्ययन करते हुए की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रीन एल्गी के रूप में क्लोरेला और सैंडेस्मस के ऊपर। तो हम देखते हैं कि केल्विन जो थे, इन्होंने क्या किया था, जो ग्रीन शैवाल है, ग्रीन शैवाल के रूप में जो क्लोरेला और सैंडेस्मस है, इनके ऊपर अपने प्रयोग किए तथा अपने इन प्रयोगों के अंदर इन्होंने एक तो ऑटो रेडियो आइसोटॉप कार्बन 14 का उपयोग किया और दूसरा क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक है इसका इन्होंने उपयोग किया। तो इन्होंने क्या किया, एक तो ऑटो रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक जिसके अंदर इन्होंने कार्बन 14 युक्त CO2 जो है इसका उपयोग किया था और साथ में एक तकनीक उपयोग में ली, वो कौन सी थी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक थी। इनका उपयोग करते हुए इन्होंने C3 साइकिल जो है इसके पूरे पथ के बारे में जो है वो बताया। अब अगर हम बात करें C3 साइकिल के बारे में तो हम ये कहेंगे कि C3 साइकिल जो है वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से कितने चरण हैं, 3। कौन कौन से चरण हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा कार्बोक्सिलेशन का, यानी कि कार्बोक्सिलीकरण का, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, CO2 का उपयोग किया जाएगा या CO2 को जोड़ा जाएगा, CO2 को फिक्स किया जाएगा। और दूसरा स्टेप जो आएगा वो आएगा रिडक्शन का, यानी कि अपचयन की क्रिया होगी और अपचयन की क्रिया यहां पर कौन करवाएगा, NADPH2 जो है वो अपचायक के रूप में कार्य करते हुए यहां पर रिडक्शन की क्रिया करवाएगा। और तीसरा जो स्टेप आएगा वो आएगा रीजनरेशन ऑफ RUBP, यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है इसका पुनर्निर्माण होगा। तो हम यहाँ पर C3 साइकिल जो है इसका अध्ययन करेंगे इन 3 स्टेप्स के रूप में, जिसमें से पहला स्टेप कौन सा होगा, कार्बोक्सिलेशन का, दूसरा स्टेप कौन सा होगा, रिडक्शन का, और तीसरा स्टेप जो है वो कौन सा होगा, रीजनरेशन ऑफ RUBP, यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है इसका पुनर्निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कौन कार्य करता है, जो है CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कौन कार्य करता है, वो करेगा RUBP। और यहाँ पर प्रथम स्थायी उत्पाद के रूप में क्या बनता है, 3 कार्बन युक्त एक यौगिक बनता है 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, और इसी के आधार पर इसको जो है वो क्या नाम दिया गया है, C3 साइकिल जो है वो नाम दिया गया है। तो चलो अब हम C3 साइकिल जो है उसको ड्रॉ करते हैं और साथ के साथ उसको क्या करते जाते हैं, एक्सप्लेन करते जाते हैं, जिसके अंदर हम तीनों स्टेप देखेंगे, जिनमें एक आएगा कार्बोक्सिलेशन का, दूसरा रिडक्शन का और तीसरा कौन सा होगा, रीजनरेशन का। तो अब अगर हम बात करें C3 साइकिल की तो हम देखते हैं कि RUBP जो है, जिसका पूरा नाम है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन युक्त अणु है, 5 कार्बन युक्त अणु है, जिसका एक मॉलिक्यूल जो है वो CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कार्य करता है। और अब ये क्या करेगा, CO2 को ग्रहण करेगा, CO2 और साथ में आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, इसको ग्रहण कर लेगा और इसके द्वारा जो पहला स्थायी उत्पाद बनेगा वो बनेगा 3PGA, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक
एसिड। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो क्या है, 3 कार्बन युक्त होता है। कितने कार्बन युक्त होता है, 3 कार्बन युक्त। तो देखो यहां पर क्या है, RuBp। RuBp के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और इसके साथ जुड़ा कौन है, CO2। तो 5 कार्बन तो किसके पास हो गए, RuBp के पास हो गए, और 1 कार्बन यहां पर कौन सा आ गया, CO2 वाला। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन। लेकिन यहां पर जो 3PGA बना है इसके अंदर कितने कार्बन है, केवल 3 ही कार्बन है। इसका मतलब ये 6 कार्बन जो है वो मिल करके 3 कार्बन युक्त जो 3PGA है इसके कितने अणु बनाएंगे, वो बनाएंगे बेटा 2 मॉलिक्यूल। कितने अणु बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। और ये क्रिया जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम जो है उसके द्वारा संपन्न करवाई जाती है, और जिसका नाम है रूबिस्को। कौन सा एंजाइम ये क्रिया संपन्न करवाता है, रूबिस्को, जिसका पूरा नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा जो है वो बाद में करेंगे, डिटेल के अंदर इसको देखेंगे। ठीक है, कि इसको कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी योग करवा सकता है, तो ये किसको ऐड कर सकता है, ऑक्सीजन का भी ऐड जो है वो कर सकता है। तो इसलिए इसका पूरा नाम है रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है, तो ये रूबिस्को जो है वो यहां पर कौन सी क्रिया करवा रहा है, ये करवा रहा है कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया करवा रहा है ये यहां पर, कार्बोक्सिलीकरण। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हमने देखा RuBp जो है, जो कि 5 कार्बन युक्त है, एक अणु, इसके साथ CO2 का एक अणु आकर के जुड़ता है, किसकी सहायता से, रूबिस्को की सहायता से, और कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 कार्बन युक्त 3PGA के यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इसके कितने अणु बनते हैं, 2 अणुओं का निर्माण है वो होता है। यहीं से कुछ क्वेश्चन हमारे सामने निकल करके आते हैं, वो क्या कि C3 साइकिल जो है या केल्विन साइकिल जो है, इसके अंदर CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कौन कार्य कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कौन ग्रहण, इस CO2 को सबसे पहले ग्रहण करने का काम कौन कर रहा है, RuBp। तो इसका मतलब यहां पर RuBp क्या है, CO2 का प्राथमिक ग्राही है, प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 के लिए, कौन, RuBp। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन साइकिल के अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला स्थायी उत्पाद कौन सा बन रहा है, 3PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3PGA। अब बात आती है कि केल्विन साइकिल को C3 साइकिल जो है, ये C3, ये नाम क्यों दिया गया है, वो नाम इस बेस के ऊपर दिया गया है कि यहाँ पर CO2 को ग्रहण करने के बाद पहला जो स्थायी उत्पाद है जो कौन बन रहा है, 3PGA, वो कितने कार्बन युक्त है, 3 कार्बन युक्त है। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, C3 साइकिल नाम जो है वो दे दिया। अब आगे देखते हैं कि ये 3PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके साथ आगे चल करके क्या होता है। तो ये 3PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है आगे चलकर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के अंदर। तो इसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ये बदल जाएगा 1,3, ठीक है। इसके अंदर एक ही फॉस्फेट है जो कि कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर। तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह दिया। अब इसके साथ क्या है, 1 नंबर कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट और जोड़ दिया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1,3 लिख दिया। तो 3 पे तो था ही फॉस्फेट, अब 1 के ऊपर और जोड़ दिया गया तो 1,3। कितने फॉस्फेट हो गए, अब पहले 1 था, अब कितने हो गए, 2। तो इसलिए बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का जो है वो निर्माण हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों का आपस के अंदर कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर तो क्या है, फॉस्फेट का केवल एक ही अणु मौजूद है, ठीक है, जो कितने नंबर कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन के ऊपर जो है वो फॉस्फेट का एक जो है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो है वो
कितने हो गए 2, तो इसलिए शब्द क्या दे दिया हमने बिस। और कौन कौन से के ऊपर, 3 नंबर के ऊपर तो पहले जुड़ा हुआ था ही, और 1 के ऊपर अब आकर के और जुड़ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक फॉस्फेट जो है वो और जुड़ रहा है, तो वो उपलब्ध कौन करवाएगा, तो फॉस्फेट उपलब्ध करवाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, एटीपी के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर एक एटीपी जो है वो क्या आ जाएगा, काम में आ जाएगा, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी के अंदर। तो यहाँ पर एटीपी जो है वो अपना एक फॉस्फेट जो है वो इस 3-PGA को उपलब्ध करवा देता है, जिसके कारण अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर और गौर करो, यहाँ पर 3-PGA कितने कार्बन युक्त है, 3 कार्बन युक्त, तो ये भी कितने कार्बन युक्त होगा, 3 कार्बन युक्त। लेकिन 3-PGA के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे, तो इट मीन्स यहाँ पर 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ये बनेंगे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के एक अणु को 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के एक अणु के अंदर बदलना हो तो उसके लिए कितने एटीपी की ज़रूरत होती है, 1 की। लेकिन यहाँ पर कितने अणुओं को बदला जा रहा है, 2 अणुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब एटीपी जो है वो कितने काम में आएंगे, 2। तो 2 एटीपी काम में आएंगे और 2 एडीपी जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अब क्या किया जाएगा, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है इसका किया जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो देखो यहां पर ये क्या है, एसिड है, किस फॉर्म के अंदर है, एसिड की फॉर्म के अंदर है। केमिस्ट्री के अंदर आपने बेटा पढ़ा होगा कि जब कोई एसिड हो और उसका क्या किया जाए, रिडक्शन किया जाए, यानी कि अपचयन किया जाए, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर। और अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है इसका क्या करवा रहे हैं, यहां पर अपचयन यानी कि रिडक्शन करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी अब जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड से एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बना है जो क्या है, 3 कार्बन युक्त है, और इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल। अब क्या किया जाएगा, इसका किया जाएगा अपचयन। और अपचयन के अंदर आप जानते हो कि जब अपचयन किया जाता है एसिड का, ठीक है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जब इसका अपचयन किया जाएगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर। और यहाँ पर हमारे सामने जो यौगिक बनेगा वो बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। कौन बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर ये है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो एसिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो जब इसका यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन करवाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। और हाइड्रोजन देने का जो कार्य है वो कौन करेगा, वो करेगा NADPH+ पॉजिटिव जो है वो कार्य करेगा, और वो खुद हाइड्रोजन उपलब्ध करवाएगा, और जिसके कारण जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसका हो जाएगा रिडक्शन, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो NADPH+ पॉजिटिव है ये खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा NADP पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉस्फेट जो है वो कितने हैं, 2। जो कौन कौन से हैं, एक तो 1 नंबर कार्बन पर, और एक क्या है, 3 नंबर कार्बन पर। लेकिन यहाँ पर जो है वो फॉस्फेट कितने, केवल एक ही है, जो कौन से कार्बन के ऊपर उपस्थित है, केवल 3 कार्बन पर। इसका मतलब यहाँ से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हैं वो क्या निकल जाएंगे बाहर, सॉरी, एक अणु से कितना निकल जाएगा, एक इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो क्या निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो और ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है ये भी क्या है, 3 कार्बन युक्त है।
कितने कार्बन युक्त है? 3 कार्बन। यहाँ पर इसके कितने अणु थे? 2, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितने बनेंगे? 2। और जब एक अणु को कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिए कितने NADPH2 की जरूरत पड़ती है? 1 की। और यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितना निकलता है? 1, लेकिन यहाँ पर अणु कितने हैं? 2, और बन कितने रहे हैं? 2, तो इसका मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे? डबल डबल। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना है, इसी को एक दूसरा नाम अपने जनरली यूज करते हैं, और वो कौन सा है? ट्रायोज फॉस्फेट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? ट्रायोज फॉस्फेट जो है वो वर्ड अपने यूज कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा कि यहां से जो है वो एक कार्बन जो है वो बाहर निकलेगा, और ये कार्बन जो यहां से बाहर निकलेगा वो निकलेगा फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में, यानी कि CH2O के रूप में, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। किसके रूप में निकल जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में। ठीक है, और यहां से कितने कार्बन निकला है? केवल 1 कार्बन। और ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो केवल और केवल ग्लूकोज का 1/6 पार्ट जो है वो बाहर निकला है। तो यहां पर ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है, ठीक है, इसके कितने अणु हैं? 2, और एक के अंदर कितने कार्बन है? 3, तो टोटल कितने कार्बन है इसके पास? 6, और 6 में से एक कार्बन जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में क्या निकल गया? बाहर। तो अब पीछे कितने कार्बन बच गए? 5। तो ये 5 कार्बन युक्त जो यौगिक है वो वापिस क्या कर देगा? RUBP जो है वो इसका निर्माण कर देगा, और इस चरण के अंदर फिर से जो है वो एक ATP जो है इसका उपयोग किया जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ADP के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक केल्विन चक्कर जो है वो हो गया कंप्लीट, जिसे अपने C3 साइकिल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर मेनली 3 स्टेप हैं, जिनमें से पहला जो स्टेप है वो कौन सा है? कार्बोक्सिलीकरण का है, और दूसरा स्टेप जो है वो कौन सा है? रिडक्शन का है। रिडक्शन वाला जो स्टेप है वो यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक चला है। ये कौन सा स्टेप है? रिडक्शन का, जो दूसरा स्टेप है अपना। और तीसरा स्टेप कौन सा है? तीसरा स्टेप है ये वाला, जिसके अंदर RUBP का फिर से क्या हो रहा है? पुनः निर्माण हो रहा है। तो तीसरा स्टेप कौन सा है? रीजनरेशन ऑफ RUBP, यानी कि RUBP का फिर से निर्माण होना। तो ये हो गया अपना केल्विन साइकिल कंप्लीट। तो अब अगर हम इस केल्विन साइकिल को देखें तो हम देख रहे हैं इस पूरे एक साइकिल के दौरान कितने कार्बन निकला? केवल 1 कार्बन जो है वो बाहर निकला। और कितने CO2 अणुओं को फिक्स किया गया? केवल 1 CO2 अणु जो है वो फिक्स हुआ। लेकिन हमें जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाना किसको है? ग्लूकोज को। किसका निर्माण करना है हमें? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यानी कि कितने कार्बन बाहर निकलने चाहिए? 6 कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 कार्बन बाहर निकालने के लिए हमें ये चक्कर जो है वो कितनी बार दोहराना पड़ेगा? 6 टाइम्स जो है वो इस चक्कर को रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए चक्कर कितनी बार संपन्न होगा? 6 बार। जैसे कि एक बार संपन्न हुआ तो कितने कार्बन निकले? 1। दूसरी बार संपन्न हुआ तो कितने निकल गए? 2। तीसरी बार संपन्न हुआ तो कितने निकले? 3, फिर 4, फिर 5। ऐसे करते करते जब ये चक्कर जो है वो कितनी बार रिपीट करेगा? 6 बार रिपीट होगा, तब जाकर के यहाँ पर कितने कार्बन निकल पाएंगे? 6 कार्बन निकल पाएंगे, और जिनके थ्रू आगे चल करके किसकी फॉर्मेशन होगी? ग्लूकोज जो है इसका निर्माण होगा। और ये ग्लूकोज जो है वो फिर आगे चल करके सुक्रोज या स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस
इन रिएक्शंस के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि अगर जब आप रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, जहाँ पर हम देखेंगे कि उस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का एक अणु जो है वो ब्रेकडाउन होता है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रोसेस उसकी एकदम अपोजिट हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। इसलिए इन रिएक्शन को अपने ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की एकदम अपोजिट क्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये है कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कंप्लीट C3 साइकिल की, यानी कि केल्विन साइकिल की। और अगर हम इस केल्विन साइकिल की प्रोसेस जो है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि ग्लूकोज का एक अणु अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें कितनी बार ये साइकिल संपन्न करवाना पड़ेगा और कितने CO2 जो है वो फिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज के एक अणु की, तो हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज का जो एक अणु है इसका निर्माण करने के लिए हमें केल्विन साइकिल जो है वो 6 बार संपन्न करवाना पड़ेगा। तो C3 चक्कर जो है वो कितनी बार संपन्न होगा, 6 बार संपन्न होगा। और एक बार के अंदर कितने CO2 फिक्स हो रहे हैं, 1। तो 6 बार जब ये संपन्न होगा तो इसके लिए कितने CO2 फिक्स हो जाएंगे, 6 CO2 जो है इनको फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम ऊर्जा की आवश्यकता की, तो हम देखते हैं कि जो एक C3 साइकिल हो रहा है इसके अंदर हमें कितने ATP की ज़रूरत पड़ रही है, 2 ATP तो यहाँ पर और 1 ATP यहाँ पर। तो एक चक्कर में कितने ATP काम में आ रहे हैं, 3 ATP। और NADPH2 कितने काम में आ रहे हैं, 2। ठीक है, लेकिन अगर हमें ग्लूकोज का एक अणु बनाना है तो उसके लिए हमें यह चक्कर कितनी बार संपन्न करवाना पड़ेगा, 6 बार। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए कितने ATP अणुओं की या कितने NADPH2 के अणुओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे कि ATP कितने आ गए, 18 ATP, और NADPH प्लस H पॉजिटिव है वो कितने आ गए, 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए ये C3 या केल्विन साइकिल है, इसको हमें कितनी बार संपन्न करवाना पड़ेगा, 6 बार संपन्न करवाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें टोटल 18 ATP और 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये आए कहाँ से थे, इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने जो लाइट रिएक्शन देखी थी, लाइट रिएक्शन के रूप में जब अगर हम बात करें साइक्लिक रिएक्शन की, तो हम देखते हैं कि एक साइक्लिक रिएक्शन में कितने ATP बनते हैं, तो 2 ATP बनते हैं। और अगर बात की जाए एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन की, तो हम देखते हैं कि एक नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन है उसके अंदर बनता था, एक तो ATP बना था और 2 जो है वो NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण हुआ था। ठीक है, और जबकि ज़रूरत हमें कितने की है, 18, तो कितने क्या चाहिए, ATP, और 12 क्या चाहिए, NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो है वो ये होगा कि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए C3 या केल्विन साइकिल जो है वो तो 6 बार करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ साथ लाइट रिएक्शन के रूप में जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन है ये भी 6 टाइम जो है वो क्या होगी, रिपीट होगी, जिसके कारण यहाँ पर 6 से अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 ATP आ गए यहाँ पर, और 6 जो है वो ATP आ गए यहाँ पर, और 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव जो है वो आ गए यहाँ पर। तो टोटल कितने बन गए, 18 ATP और 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव, और इतनों की यहाँ पर क्या थी, ज़रूरत थी।
तो हमने देखा कि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए हमें जो है वो ये C3 साइकिल जो है वो कितनी बार संपन्न करवाना पड़ेगा, 6 बार संपन्न करवाना पड़ेगा, जिसके दौरान जो है वो कितने CO2 अणु फिक्स होंगे, 6 CO2 अणु जो है वो फिक्स हो जाएंगे। कितने ATP अणुओं की ज़रूरत पड़ेगी, 18 ATP अणुओं की ज़रूरत पड़ेगी। NADPH प्लस H पॉजिटिव के कितने अणुओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 12 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसके लिए जो लाइट रिएक्शन है उसको कितनी बार करवाना पड़ेगा, वो भी कितनी टाइम्स कंप्लीट हो जाएगी, 6 बार जो है वो संपन्न होगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज का तो चलो आपने देख लिया कि एक ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए जो है वो हमें 18 ATP अणुओं की ज़रूरत पड़ती है और 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सपोज करो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज भी एक शुगर है, तो सुक्रोज का निर्माण करने के लिए कितने ATP अथवा कितने NADPH प्लस H पॉजिटिव जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सुक्रोज है वो क्या है, डाइसैकेराइड है। ठीक है, डाइसैकेराइड है तो इसका मतलब इसके अंदर जो है, और जबकि ग्लूकोज क्या है वो मोनोसैकेराइड है, तो इसका मतलब सुक्रोज का निर्माण करने के लिए जो है वो जो ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए जितने ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ती है उसके कितने चाहिए, डबल चाहिए। तो इसलिए अब वहाँ पर ATP कितने थे, 18, तो 18 का डबल कितना हो जाएगा, 36 ATP। और NADPH प्लस H पॉजिटिव वहाँ पर कितने चाहिए थे, 12, तो यहाँ पर कितनों की ज़रूरत पड़ जाएगी, 24 NADPH प्लस H पॉजिटिव की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा C3 साइकिल। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना हो वो नोट डाउन कर लो, और अगर कोई स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो वो स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकता है। इसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। अब हम C3 साइकिल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि C3 साइकिल जो है इसके अंदर CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए RUBP, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये कितने कार्बन युक्त होता है, तब आपका आंसर होना चाहिए कि ये कितने कार्बन युक्त होता है, 5 कार्बन युक्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि C3 साइकिल के अंदर बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो क्या है, तब आपका आंसर होना चाहिए कि C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के अंदर बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो होता है 3PGA, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। और अगर ये पूछा जाए कितने कार्बन युक्त होता है, तो ये होता है 3 कार्बन युक्त, और इसी कारण से इसे केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, रूबिस्को है, जिसका पूरा नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो है वो प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित एंजाइम है। ठीक है, कि प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम है कौन, रूबिस्को। इसके बाद एक बात और कि कोई भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है, यानी कि कोई भी ऐसा पादप जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, या फिर वो
क्रूसलेशियस एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि CM प्लांट हो, तो उनके अंदर C3 साइकिल जो है वो अवश्य आपको देखने को मिलेगा। यानी कि C3 साइकिल जो है वो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कि सभी फोटोसिंथेटिक जो प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो C3 साइकिल है इसके अंदर कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक यानी कि विघटनकारी और निर्माणकारी दोनों टाइप्स की जो क्रियाएं हैं या रिएक्शन हैं वो संपन्न होती है। ठीक है, और ATP कितने बनते हैं, कितनों की ज़रूरत पड़ती है, लाइट रिएक्शन में कितने बनते हैं, उनके बारे में जो है वो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। और हम ये भी देख चुके हैं कि ग्लूकोज का जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए या ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए C3 साइकिल या केल्विन साइकिल जो है इसको कितनी बार संपन्न करवाना पड़ता है, 6 बार संपन्न करवाना पड़ता है। और इस दौरान जो है वो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वे फोटोसिंथेटिक प्लांट जिनके अंदर जो है वो केवल C3 साइकिल जो है वो देखने को मिलता है, इसका कोई मॉडिफिकेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता, उन्हें नाम दिया जाता है C3 प्लांट। क्या नाम देते हैं उनको? C3 प्लांट जो है वो नाम देते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, ओनली C3 साइकिल जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि डार्क रिएक्शन के रूप में जिन पादपों में केवल और केवल C3 साइकिल पाया जाता है, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं होता, उनको क्या नाम दिया जाता है, C3 प्लांट नाम दिया जाता है। अगर मैं बात करूं C3 प्लांट के एग्जाम्पल की, तो हम कहेंगे कि कुछ पादप जो हैं जैसे कि गेहूं है, ठीक है, गेहूं आ गया, टमाटर आ गया, चावल आ गया, टमाटर, चावल आदि जो है वो C3 जो पादप है उनके एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करूं इसके अनुकूलन की, तो C3 जो प्लांट हैं वो जनरली शीतोष्ण जो वातावरण होता है, यानी कि जहाँ पर जनरली ज़्यादा टाइम पीरियड तक जो है वो सर्दी का मौसम रहता है, ज़्यादा गर्मी जो है वो नहीं पड़ती, ऐसे आवास के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। शीतोष्ण वातावरण वाले जो प्लांट हैं उनके अंदर हमें C3 साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि वो प्लांट किसके रूप में कार्य करते हैं, C3 प्लांट के रूप में जो है वो कार्य करते हैं, जहां पर जनरली जो है वो टेम्परेचर क्या रहता है, डाउन रहता है। लेकिन जो ये C3 प्लांट जहां पर पाए जाते हैं वहां पर अगर जब टेम्परेचर क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और प्रकाश तीव्रता जो है वो भी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर कमी हो जाती है। यानी कि अब ये सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करने लग जाती है। और अगर हम बात करें रूबिस्को की, ठीक है, जो कि C3 प्लांट के अंदर कार्बोक्सिलीकरण करवाने वाला प्रमुख एंजाइम है, तो ये जो है वो RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है, तो ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है। और इसकी बंधुता निर्भर करती है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी सांद्रता कितनी है और ऑक्सीजन जो है उसकी सांद्रता कितनी है। जनरली जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है
जनरली जो ये C3 प्लांट है ये कौन से वातावरण के अंदर पाए जाते हैं, शीतोष्ण वातावरण के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर तो क्या रहता है डाउन, प्रकाश की तीव्रता भी जो है वो क्या रहती है कम, जिसके कारण वहाँ पर जनरली ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनी रहती, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनी रहती है और ये सीमाकारी के रूप में कार्य नहीं करती। तो उस समय तो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक रहती है, जिसके कारण रूबिस्को जो है वो RUBP के साथ किसको ऐड करवाएगा, कार्बन ऑक्सीलेज के रूप में कार्य करेगा, यानी कि सामान्य रूप से वहां पर C3 साइकिल जो है वो संपन्न होगा। लेकिन अगर मान लो वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि गर्मी के टाइम के अंदर प्रकाश तीव्रता भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय वहाँ पर CO2 की क्या आ जाती है कमी, और ये CO2 जो है वो वहाँ पर क्या करने लग जाती है, सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करने लग जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर रूबिस्को जो है अब कार्बोक्सिलेज के रूप में नए कार्य करते हुए किसके रूप में कार्य करने लगता है, ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करने लगता है। तो रूबिस्को जो है वो ऐसी स्थिति के अंदर किसके रूप में कार्य करेगा, वर्क एज ए ऑक्सीजनेज, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करता है तो उस दौरान जो है वो C3 साइकिल की क्रिया संपन्न न होकर के एक दूसरी प्रक्रिया संपन्न होती है जिसे नाम दिया जाता है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। और ये प्रकाश श्वसन जो है वो एक हानिकारक प्रक्रिया है, जिसके कारण जो है वो पादपों को डबल लॉस उठाना पड़ता है, दोहरा नुकसान होता है। कैसे कि एक तो इसके कारण जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, ठीक है, और दूसरा जो है इसके अंदर जो ऊर्जा है इसका जो है वो उपयोग हो जाता है। तो ये जो क्रिया प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है वो किसके अंदर हमें देखने को मिलती है, केवल C3 प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। और इस प्रकाश श्वसन के बारे में जो है वो हम एक अलग टॉपिक के रूप में जो है वो डिटेल के अंदर अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ हमारा C3 साइकिल जो है वो होता है कंप्लीट, यानी कि केल्विन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे C4 साइकिल। और